हेलो दोस्तों। टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो टाइप आती है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर टाइप है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पुराने इक्विपमेंट में ईओटी क्रेन हो या जहाँ पे डीसी मोटर यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि डीसी मोटर का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। वैसे स्लीपर इंडक्शन मोटर का भी मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए वहाँ पे थ्री फेज स्लीपर इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती थी। उसका एग्जांपल एक है ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। आज हम देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट, उसमें कौन से पैरामीटर होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, और मोटर सिलेक्शन में कोई भी एप्लीकेशन के लिए अगर हमें मोटर सिलेक्शन करना है तो उस पैरामीटर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, आज हम देखेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एबीबी कंपनी का थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बहुत सारे पैरामीटर नेम प्लेट पे दिए जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिलेक्शन से जुड़े होते हैं, वो सारे पैरामीटर आपको नेम प्लेट डेटा पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पैरामीटर है, सॉरी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे थ्री फेज मोटर लिखा है और ये साइन जो है वो एसी का साइन है। ठीक है। दूसरा जो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, M2BA 100L A4, ये मोटर फ्रेम साइज है। मोटर फ्रेम साइज मैकेनिकल टाइप टाइप का डिज़ाइन होता है। इसमें मोटर का डायमेंशन स्टैंडर्डाइज करने के लिए नीमा फ्रेम साइज या फिर आईएसी कोड से रिलेटेड उनका स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के लिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 100 जो है वो इसका, इस मोटर का 100 यल, यल का भी इसमें अलग मीनिंग होता है। 100 ये फ्रेम साइज है। फ्रेम साइज स्टार्ट होती है 71, उसके बाद में 80, 90, 100, 112, 132, और ये फ्रेम साइज अप टू मैक्सिमम मैंने जो आज तक मोटर देखी है मेरे लाइफ में वो 450 मोटर फ्रेम साइज में होती है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये 71, 80, ये नंबर कैसे बढ़ रहा है। ये नंबर जैसे आपका मोटर का रेटिंग होगा उसके हिसाब से उसका मैकेनिकल डिज़ाइन, जितना ज़्यादा केडब्ल्यू या एचपी की मोटर होगी उतना ज़्यादा
उतना बड़ा उसका फ्रेम साइज होगा। तो 71 का जो फ्रेम साइज है, ये डायमेंशंस है। इंडक्शन मोटर का जो डायमेंशंस होता है उसमें 0.37 kW का आपका अगर मोटर है तो उसका जो फ्रेम साइज होगा वो 71 या फिर मैक्सिमम 80 तक होगा। जैसे जैसे आपका KW या HP साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका डायम जो फ्रेम साइज है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पैरामीटर आता है। यहाँ पे जो पैरामीटर दिख रहा है वो CLF। जस्ट मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। आपको दिखने में और समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे CL का मीनिंग होता है क्लास। ये इंसुलेशन, इसका मीनिंग होता है इंसुलेशन क्लास। जो मोटर का वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग को जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इंसुलेशन का क्लास। जैसे कि इंसुलेशन क्लास में बहुत सारे क्लासेस आती है। ये ए साइज, ए सॉरी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, सी क्लास भी आता है। लेकिन जो हम जो स्टैंडर्ड की मोटर देख रहे हैं, जैसे IS, इंडियन स्टैंडर्ड 325, और IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 60034 पार्ट 1। इसमें ABCFH और दो क्लास आती है। इसका अब आपके मन में ये होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये इंसुलेशन क्लास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपको आपका मोटर किस एनवायरनमेंट में ये मोटर चलेगा, कौन से एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा कितने एक 24 आवर्स में कितना आवर्स ये मोटर चलेगा, उस पर डिपेंड ये क्लास होता है। तो ए क्लास मोटर के इंसुलेशन का अगर क्लास ए है तो उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। कि इस मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसका मैक्सिमम जो 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम कि ये मोटर अगर आप कंटिन्यू चलाते हो तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 105 तक ये बियर कर सकती है। अगर ये चलेगी 105 के ऊपर भी चलेगी, लेकिन इसका क्या होगा कि अगर ये ए क्लास इंसुलेशन इंसुलेशन क्लास ए वाली अगर मोटर आप कंटिन्यूस मोर देन ग्रेटर देन 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप चलाओगे तो मोटर का जो इंसुलेशन है वो डिटेरियोरेट होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, और आपकी इंडक्शन मोटर का जो लाइफ है वो डायरेक्टली 50% हो जाएगा। अगर ये मोटर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर ये मोटर 3 इयर्स अगर चलती है या 10 इयर्स चलती है, तो अगर आप कंटिन्यूस इसको मोर देन 105 डिग्री टेम्परेचर पे चलाओगे तो इसका लाइफ 100% से डायरेक्ट 50% हो जाएगा। अगर ये 10 साल चल रही है तो ये 5 साल में ही मोटर आपका बंद हो सकता है। ओके। तो इस टेम्परेचर का यह इम्पोर्टेंस है। तो हमें अगर कोई एप्लीकेशन के लिए मोटर अगर हमें चूज़ करनी है तो टेम्परेचर क्लास भी हमें देखना पड़ेगा। कौन से क्लास का इंसुलेशन उस मैन्युफैक्चरर ने मोटर के लिए सब प्रोवाइड किया है, वो भी हमें देखना होगा।
बी वैसे ही क्लास बी इंसुलेशन की मोटर 130 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ क्लास की 155 डिग्री सेंटीग्रेड और एच क्लास की 180 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लिए बनी होती है। ओके, अब हम देखेंगे उसके बाद का जो पैरामीटर है ड्यूटी साइकिल। जस्ट मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी होगी। देखिए ये ड्यूटी क्लास यहाँ पे यस का मीनिंग होता है ड्यूटी क्लास। एस वन, एस वन का ड्यूटी साइकिल का मीनिंग होता है कि आप 24 आवर्स में ये मोटर कितने देर तक चलेगा। कंटिन्यूस चलेगा, 24/7 कंटिन्यूस चलेगा, या फिर 24 आवर्स में 8 आवर्स चलेगा, 16 आवर्स मोटर बंद रहेगा, फिर से 8 आवर्स चलेगा, या फिर 8 आवर्स दिन में 4 आवर्स चलेगा और बाकी 2-3 दिन ये मोटर नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूटी क्लास हम कौन सा एप्लीकेशन, अगर मोटर कोई एप्लीकेशन के लिए हमें अगर चूज करना है तो ये ड्यूटी साइकिल जो फैक्टर है वो हमें देखना ज़रूरी होगा। यहाँ पे S1 का मीनिंग होता है कंटिन्यूस ड्यूटी, मीन्स आपका मोटर कंटिन्यू अगर चल रहा है कोई एप्लीकेशन के लिए तो आपको यस क्लास ड्यूटी साइकिल वाला मोटर लेना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है S2। S2 का मीनिंग होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ड्यूटी। ड्यूटी साइकिल में बहुत सारे ड्यूटी क्लास आते हैं, S1, S2, S3 से S8 तक। S3 से S8 तक ये इंटरमीडिएट ड्यूटी में आता है और इसमें भी सब क्लास होते हैं। वो मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो यस, यहाँ अगर आप कोई मोटर परचेस आपने किया है उस पे अगर आप ड्यूटी क्लास अगर S1 लिखा है तो इसका मीनिंग होता है ये कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए ये मोटर मैन्युफैक्चर की गई है। नेक्स्ट पैरामीटर पे हम जाएंगे। उसके बाद का पैरामीटर है हमारा वोल्टेज। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये सीरियल नंबर है। मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से सीरियल नंबर रखता है और इसी सीरियल नंबर में कुछ जो स्टैंडर्ड जैसे एबीबी है, सीमेंस है, भारत बिजली है, इस ये कंपनियां का जो उनकी मोटर मैन्युफैक्चरिंग में जो मोटर मैन्युफैक्चर होती है उसमें उनका जो सीरियल नंबर होता है उसका हर जो अल्फा न्यूमेरिकल आपको नंबर दिख रहा है इसका हर अल्फ़ाबेट का या नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो आपको उनके कैटलॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए ये 100, ये जो 100 आपको दिख रहा है ये 100 ये फ्रेम साइज वाला है। ठीक है, तो इसमें हर अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है नंबर्स या न्यूमेरिकल, इसमें उसका आप उनके कैटलॉग में इस कंपनी के एबीबी के कंपनी के कैटलॉग में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आता है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री इंडिया के लिए सही है क्योंकि यहाँ का हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री टू 40 डिग्री होता है या फिर 20 डिग्री टू 30 डिग्री। तो एम्बिएंट टेम्परेचर एक 50 डिग्री हायर साइड कंसिडर किया गया है। उसके बाद में आता है हमारा वोल्टेज। जैसे कि
इंडिया में 3 फेज सिस्टम के लिए 415 वोल्ट AC ये कंसिडर किया गया है। ये सिस्टम वोल्टेज है। मेरा एक इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको इंडिया में जो सिस्टम वोल्टेज है, सप्लाई सिस्टम वोल्टेज, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 फेज हमारी ये मोटर होने के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है वो 415 वोल्ट AC दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही देखा 3 फेज, ये जो साइन है AC का है, और ये थ्री फेज 415 वोल्ट AC है। और इसमें वोल्टेज इंडिया में जो टॉलरेंस दिया है मोटर के लिए, जो टॉलरेंस दिया है कि आपका इनपुट वोल्टेज, जो मोटर को हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, ये 10% प्लस माइनस भी हो जाता है। प्लस माइनस 10% भी होता है, या 415 के 10% वोल्टेज आपका इनकमिंग में कम आ रहा है। और या कभी कभी क्या होता है कि लोड, अगर आपके सिस्टम में लोड नहीं है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, और उस केस में वोल्टेज आपका 450 तक जाता है, 450, 450, 60 तक भी जाता है। या फिर आपका ट्रांसफार्मर का टैप चेंज हुआ है, या फिर कुछ गड़बड़ हुई, तो ये वोल्टेज जो है वो 450, 460 तक भी जाता है। तो उस केस में ये इसका इंसुलेशन और ये मोटर वर्क करेगी, इसका ऐसा मीनिंग है। मीन्स 450 तो ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 415 वोल्ट, प्लस माइनस 10% हम कंसिडर करेंगे, तो इस वोल्टेज रेंज में यह मोटर काम करेगा, इसका ऐसा मीनिंग होता है। उसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये तो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज। तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी अगर 5% मीन्स 48.5 हर्ट्ज से 52.5 हर्ट्ज तक अगर फ्रीक्वेंसी वैरी होता ही है, लेकिन उसके लिए टॉलरेंस दिया है 5%। उससे अगर ज़्यादा या फिर कम होता है तो मोटर के अ, जो इंसुलेशन है या फिर बाकी पैरामीटर है, तो उस पे इफ़ेक्ट होगा। जनरली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं है। उसके बाद में जो पैरामीटर आता है वो रिवोल्यूशन पर मिनट मीन्स RPM। यहाँ पे 1430 RPM दिया है। ये आपका मोटर का स्पीड डिफाइन करता है। अच्छा, मोटर का स्पीड या फिर मोटर का स्पीड जो होता है वो सिंक्रोनस, ये इंडक्शन मोटर होने के कारण सिंक्रोनस स्पीड से, अब सिंक्रोनस स्पीड इस पोल के मोटर के लिए 1500 RPM रहेगा, और लॉसेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये RPM कम होके 1430 RPM, 1440 RPM भी रहता है। और इसमें भी टॉलरेंस प्लस माइनस 10 RPM का टॉलरेंस कुछ कंपनियां देती है। तो ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, 1420 हो या 1440 हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो स्पीड के लिए भी, अगर आपको अगर हाई स्पीड मोटर चाहिए तो इसमें आपको RPM सिलेक्ट, मोटर्स परचेस करते वक्त RPM पे ध्यान देना होगा। उसके बाद आता है KW। ये KW जो रेटिंग है वो मोटर का रेटिंग है, किलोवाट। यहाँ पे 2.2 किलोवाट दिया है। इसको अब हम अगर HP में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको हम, ये 3 HP हो जाएगा। अगर ये 3.7 KW का मोटर है तो ये 5 HP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रेटिंग दिए जाते हैं। ये आपके मोटर के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको
किस टाइप की, कितने एचपी की या कितने पावर के लिए, कौन से एप्लीकेशन के लिए हम मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर ये केडब्ल्यू रेटिंग डिसाइड होता है, और उस पर ही दोस्तों मोटर का प्राइस भी डिपेंड होता है। जैसे जैसे मोटर का एचपी या केडब्ल्यू रेटिंग बढ़ेगा, उस हिसाब से मोटर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है एम्पियर। दोस्तों, ये जो एम्पियर है, ये एचपी रेटिंग के हिसाब से होता है या केडब्ल्यू रेटिंग के हिसाब से होता है। अब आप अगर देखोगे कि दूसरी कोई सीमेंस कंपनी का आपने मोटर लिया और एबीबी की मोटर के सेम सेम फ्रेम साइज, सेम केडब्ल्यू की मोटर अगर आपने परचेस किया है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा। ये 4 पॉइंट यहाँ पे 6 एम्पियर अगर दिया है, तो अगर दूसरा कोई मोटर सेम रेटिंग का अगर लोगे आप, तो 4.3 एम्पियर भी हो सकता है, या फिर 4.8 एम्पियर भी हो सकता है, या 5 एम्पियर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मोटर का जो वाइंडिंग होता है, उसमें जो कॉपर यूज़ किया गया है उसका करंट डेंसिटी कितना है, इंसुलेशन लेवल कैसे है, उस पर ये इसका एम्परेज डिपेंड करता है। उसके बाद में आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, जैसे कि ये इंडक्शन मोटर है और इंडक्टिव पावर फैक्टर जनरली 0.8 के नियर अबाउट होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो 0.8 से यहाँ पे पावर फैक्टर शो कर रहा है। तो पावर फैक्टर में मोटर का जो पावर फैक्टर रहता है वो इसी रेंज में रहता है, 0.8 टू 0.89, 0.85, इसी रेंज में ये पावर फैक्टर रहता है। उसके बाद में आता है इफ़िशियंसी। तो मोटर का इफ़िशियंसी डिपेंड करता है आपके करंट रेटिंग पे, आपके एचपी पे, और आपका मैक्सिमम इफ़िशियंसी जो है मोटर का, वो मैक्सिमम 85% तक होता है। या आजकल जो हाई इफ़िशियंसी वाली मोटर आती है वो 90 तक भी जाता है। बी जो रेटिंग होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी का, उसका रेटिंग हाईएस्ट इफ़िशियंसी अगर आप मोटर लोगे तो 90, 95, 95 तो नहीं जाता, लेकिन 90, 92 इफ़िशियंसी तक जाता है। इफ़िशियंसी मीन्स अगर हम इसको सप्लाई 2.2 के डब्ल्यू 3 HP का हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, इनकमिंग पावर है ये, तो इसमें आपको आउटपुट कितना मिलेगा, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो 100% तो आपको एफिशिएंसी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रोटेटिंग इक्विपमेंट नहीं देगा, क्योंकि उसमें लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे मोटर में फ्रिक्शंस लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस वगैरह होते हैं, तो ये सारा पकड़ के एफिशिएंसी जो है 80% टू 92% तक, या 90% तक, जो अभी हाईली एफिशिएंट मोटर आ रहे हैं, जिसमें हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव भी यूज़ करते हैं, तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल बहुत स्मूथली होता है। इसकी वजह से इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे। जस्ट मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें तो यहाँ पे पैरामीटर जो दिख रहा है वो यहाँ पे 6206-2Z/C3, तो ये बेरिंग का नंबर है जो मोटर की ड्राइविंग एंड और नॉन ड्राइविंग एंड में रहता है।
यहाँ पे बेरिंग रहेगा जहाँ जिस पे शाफ्ट बैठता है, और यहाँ पे बेरिंग रहेगा, क्योंकि ये आपका रोटर जो है ये ऐसे। तो ड्राइविंग एंड और नॉन ड्राइविंग एंड के लिए डबल जेड का ये मीनिंग क्लोज बेरिंग होता है। डबल जेड का बेरिंग का मीनिंग इस ये नंबर से उसका आईडी और ओडी रहता है, और ये जेड डबल जेड अगर रहेगा तो वो क्लोज टाइप का बेरिंग होता है। ठीक है। ड्राइविंग एंड और नॉन ड्राइविंग ड्राइविंग एंड मीन्स जिस साइड से आपका शाफ्ट बाहर निकला रहता है, और आप कोई इक्विपमेंट मीन्स जिस मशीन को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, ये ड्राइविंग एंड हुआ। ये हुआ ड्राइविंग एंड। और ये हुआ आपका अपोजिट एंड भी बोलते हैं, अपोजिट ड्राइविंग एंड, या फिर इसको नॉन ड्राइविंग एंड ही बोलते हैं, नॉन ड्राइविंग एंड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वेट दिया है 34 kg। तो 3 HP का मोटर होने के कारण इसका वेट 34 kg दिया है। उसके बाद में आता है आपका ये जो IEC कोड दिख रहा है, IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन 60034-1। और IS कोड दिया है 325 इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो कोड डिफाइन करते हैं, ये IS कोड 325, जिसके डिज़ाइन जिसका डिज़ाइन जो है वो इस मोटर का डिज़ाइन इस IS कोड के हिसाब से बना है, या इस IEC कोड, ये दोनों लगभग सेम है। इसका ही रिप्लिकेट है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। एक नीमा स्टैंडर्ड भी आता है जिसमें मैक्स उसको बहुत सारे पैरामीटर दिए दिए जाते हैं, ये नीमा स्टैंडर्ड। ठीक है। तो मैक्सिमम पैरामीटर तो यहाँ पे कवर हो गया। हम एक नेक्स्ट भी पैरामीटर देखेंगे, नेक्स्ट एक मोटर का पैरामीटर देखेंगे जिसमें। एक मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये भारत बिजली का 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इस समय में क्लियर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसके पहले वाली जो नेम प्लेट थी वो ABB मोटर का था। ये भारत बिजली, यहाँ पे ये कंपनी का नाम है भारत बिजली। ये उनका एड्रेस दिया है ऐरोली MIDC, नवी मुंबई। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये मोटर का टाइप दिया है। अगर ये स्लीपर इंडक्शन मोटर होता तो यहाँ पे 3 फेज स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर दिया जाता। ये ये मॉडल नंबर है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है MA 20643, ये मॉडल नंबर है। ठीक है। ये भारत बिजली का मॉडल नंबर है। अगर आप भारत बिजली का कैटलॉग देखोगे, भारत बिजली मोटर का कैटलॉग देखोगे, तो आपको इसका मीनिंग, ये अल्फा न्यूमेरिकल जो नंबर है इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम मैंने बात किया था पिछले वाली नेम प्लेट में, मोटर की नेम प्लेट में, तो हमने जो देखा था वो 100 L साइज फ्रेम साइज का मोटर था। यहाँ पे 200 L साइज का मोटर है। वो मैक्सिमम जैसे डिस्कस किए थे हमने 450 फ्रेम साइज में। जैसे जैसे मोटर का रेटिंग बढ़ेगा, देखिए हमने पिछला वाला जो मोटर देखा था वो 3 HP का था। ठीक है। और ये वो था 100 L साइज का, और ये है 200 L साइज का। तो इसमें हम ऑब्वियसली इसका जो HP रेटिंग है, HP रेटिंग इसका हायर साइड होगा।
देखिए ये 30 kW का मोटर है, ये बहुत बड़ा मोटर है, ये 40 HP का मोटर है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ये फ्रेम साइज बढ़ेगा उस हिसाब से आ, आपका जैसे मोटर का हायर रेटिंग वाला अगर मोटर आप लोगे तो डेफिनेटली उसका जो फ्रेम साइज है वो ज़्यादा ही होगा। ओके, उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पर। यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा हो गया था उसी इसमें, जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 50 डिग्री, इंडिया में 50 डिग्री ही होता है। अगर ये बाहर कहीं आप यूरोपियन कंट्री में रहेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहेगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री या 25 डिग्री तक भी कम रहेगा। जैसे हमने बात की थी कि ये जो 6212 2ZC3 ये है आपका बेयरिंग। ओके, ये शायद यहाँ पे ड्राइविंग एंड का दिख रहा है, ये ड्राइविंग एंड वाला है 6212 2ZC3, और ये नॉन ड्राइविंग एंड का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंबल दिया है। ओके, उसके बाद में ये तो KW और HP रेटिंग हो गया। उसके बाद में इंसुलेशन क्लास, जैसे हमने डिस्कस किया था कि यप क्लास जो है, यप क्लास 155 डिग्री टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्लास दिख रहा है, F/B, तो ये दोनों शायद ऑप्शनल होगा टेम्परेचर राइज के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका मोटर का टेम्परेचर 155 डिग्री पर अगर चलता है, कोई भी अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर कंटिन्यूस हम चला रहे हैं, उसको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं है या कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मोटर का लाइफ है वो डेफिनेटली 50% हो जाएगा, मीन्स हाफ हो जाएगा। अगर प्रॉपर कूलिंग है और टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता है, इस लिमिट के अंदर अगर रहेगा, तो आपका मोटर का लाइफ जो नॉर्मल लाइफ रहता है वो आपको मिलेगा। ओके, ड्यूटी साइकिल ये फिर से यहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल वाला मोटर है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वेट दिख रहा है वो 270 kg है। लास्ट वाला जो हमने 3 HP का मोटर देखा था उसका वेट था 34 kg। ओके, 34 kg। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 30 HP 30 kW का मीन्स 40 HP का मोटर है, तो ऑब्वियसली इसका वेट ज़्यादा ही होगा, ये 270 kg है, बहुत ज़्यादा है। वोल्टेज रेंज जैसे आपको बताया था कि 415 वोल्ट हमारा ये स्टैंडर्ड है। ओके, उसमें 10% प्लस माइनस जो वोल्टेज रेंज दिया है, देखिए यहाँ पे रेंज मेंशन किया है, ये तो वोल्टेज है, स्टैंडर्ड वोल्टेज जो हमें इनपुट सप्लाई 3 फेज में जो आता है वो। और ये वोल्टेज रेंज दिया है कि अगर वोल्टेज आपका 370 हो जाता है या हाईएस्ट वोल्टेज आपका 456 वोल्ट हो जाता है, तो इस वोल्टेज रेंज में ये मोटर एज अ नॉर्मल मोटर काम करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में जो आता है वो एम्पियर रेटिंग है जो 51.6 है। ओके, रेटिंग मोटर का KW रेटिंग HP रेटिंग ज़्यादा होने के कारण इसका जो रेटेड एम्पियर है जो है मैक्सिमम 51.6, ये अगर नॉर्मल हाईएस्ट एम्पियर इसने 51.6 लेना चाहिए। अगर ये मोटर चलता है और इस पे कोई लोड है और आपका जो लोड करंट अगर 51.6 एम्पियर के ऊपर अगर जाता है तो इसका मतलब ये ओवरलोड मोटर है। ठीक है,
नॉर्मल अगर आप इसे चलाएंगे तो ये 45 या 40 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेगी। ये हाईएस्ट उसका एम्परेज रेटिंग दिया है, एम्पियर रेटिंग दिया है। ओके। जैसे हम ये रेटिंग इसलिए मायने करता है, ये रेटिंग इसलिए दिया जाता है कि आपको अगर इसको ओवरलोड रिले लगाना है, कॉन्टेक्टर लॉजिक में अगर आप ओवरलोड रिले लगा रहे हैं तो आपका सेटिंग हाईएस्ट 50 एम्पियर पे होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है। 50 एम्पियर अगर आपका मोटर का करंट जाता है तो ओ एल आर, जो ओवरलोड रिले है, वो ट्रिप होना चाहिए। इसके बाद वो सेफ्टी के लिए ओवरलोड रेट जो सेटिंग है वो इस प्रकार ही किया जाता है कि जो रेटेड करंट है उससे थोड़ा 1-2 एम्पियर नीचे रखना चाहिए। आप 51.6 भी रख सकते हो, उसके ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन वो अगर कंटिन्यूस आप ओवरलोड में चलाओगे तो उसका ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसका जो इंसुलेशन क्लास है उसका जो रेंज दिया है 155 डिग्री सेंटीग्रेड एफ क्लास का, उससे अगर ज़्यादा जाता है तो डेफिनेटली आपके मोटर का लाइफ वो 50% हो जाएगा, या उसके उससे पहले भी वो बर्न आउट हो जाएगी। ड्यूटी साइकिल का भी हो गया। ये पावर फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.8 से लेकर 0.9 तक ये पावर फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 0.88 यहाँ पे पावर फैक्टर है। इफ़िशियंसी देखिए, मैंने आप लास्ट इसमें आपसे डिस्कस किया था कि जो इफ़िशियंसी ग्रेड 1 2 3 उसके क्लासेस है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसीज का, उसमें इफ़िशियंसी ये 92% यहाँ पे शो बता रहा है। तो इसका मीनिंग, इसका इफ़िशियंसी जो है वो 92% है। आप जो जितना भी इनपुट पावर देते हो तो उसमें से 92% ये आउटपुट दे रही है मोटर। और हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला ये मोटर है। ये सारा डिपेंड करता है मोटर का डिज़ाइन। लॉसेस बहुत कम होगी इसमें। इसका जो वाइंडिंग के लिए जो कॉपर यूज़ किया गया है वो, उसका करंट डेंसिटी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद में आता है ये इनग्रेस प्रोटेक्शन। ठीक है। यहाँ पे 55 है, तो जनरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 54 55 ऐसे ही होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे आईपी जो है इनग्रेस प्रोटेक्शन, आईपी का मीनिंग होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। तो इसमें पहले जो डिजिट है इसका मीनिंग होता है सॉलिड मटेरियल के लिए, और ये दूसरा जो 5 दिया है ये लिक्विड मटेरियल के लिए। ये 55 का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट। ये आईपी सीरीज जो है, आईपी प्रोटेक्शन जो है वो ज़ीरो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, फर्स्ट जो डिजिट है। ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट सॉलिड पार्टिकल है। सेकंड जो डिजिट है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम द लिक्विड पार्टिकल। तो वाटर हो या फिर ऑयल हो या फिर और कोई केमिकल हो, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो वाइंडिंग में ना जाए, या वाइंडिंग में जाके अगर पानी अगर वाइंडिंग में जाता है तो ऑब्वियसली उसका इंसुलेशन डिटोरेट होगा और आपकी मोटर इंसुलेशन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हम मेगर लेते हैं मोटर का, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड जो डिजिट है उसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो प्रेशर जेट। अगर हम फोर्सफुली वाटर जेट से हम इसको, लो प्रेशर जेट से अगर मोटर पे हम पानी छोड़ेंगे तो वो पानी जो है वो मोटर के अंदर नहीं जाएगा, वाइंडिंग तक नहीं पहुंचेगा। इसका ऐसा मीनिंग है। ये IP6, सॉरी IP55 जो है, आईपी रेटिंग ये 0 से लेके 8 तक होता है। आगे जो है अगर यहाँ पे 6 रहेगा, जैसे IP56 है तो 6 का मीनिंग यहाँ पे होगा हाई प्रेशर जेट।
अगर ये 57 है तो 7 का मीनिंग होता है इमर्शन, मोटर इमर्स। इस कैटेगरी तो मैंने तो नहीं देखा है, मे भी होगी। इसका मीनिंग होता है इमर्शन, मीन्स ये मोटर हमने पानी में रख दी है और वो पानी में चल रही है। ठीक है। फुट माउंटेड मोनोब्लॉक पंप या फुट माउंटेड मोटर में मैंने नहीं देखा है। सबमर्सिबल शायद इसी क्लास में आते होंगे। और एक उससे आगे आता है 58। 50 यहाँ पे 8 का मीनिंग होता है सबमर्शन। सबमर्शन मीन्स ये मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप पानी में, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले पानी में ये मोटर हम चला रहे हैं, तो उस वक्त ये 58 वाला या फिर 68 वाला मोटर, आईपी रेटिंग वाला मोटर हमें चाहिए। ठीक है। एक मिनट में इरेज कर लेता हूँ दोस्तों। आज जैसे हमने पिछले वाली मोटर में भी देखा था कि IEC 60034 125, यहाँ पे 125 दिया है क्योंकि ये इसका एफिशिएंसी 92% है। तो उसमें भी हमने पहले वाला जो मोटर का नेम प्लेट देखा था सीमेंस का, वो 60034 पार्ट 1 का था और IS कोड था 325। तो ये जो मोटर का डिज़ाइन बना है वो 6 IEC 60034 1 एंड 5, पार्ट 1 एंड 5 के बेसिस पे बना है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो IS 325 इससे ही बिलोंग करता है, नियर अबाउट इसके सेम है। ठीक है। ये यहाँ पे RPM है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये 1465 मीन्स 100, सॉरी 1465 RPM। तो पहले वाले मोटर में हमने देखा था कि 1430 RPM था। यहाँ पे 1465 है क्योंकि इसका एफिशिएंसी तो हायर एफिशिएंसी वाला ये मोटर है। जैसे ही फ्रिक्शंस लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, आपका RPM बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1465 RPM है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मीन्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाई स्पीड अगर मोटर होगा जो जिसका RPM 2800 है, या फिर आपने अगर आपके घर की जो ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होती है, उसमें 10,000 15,000 RPM वाले मोटर होते हैं, यूनिवर्सल मोटर। तो उसका RPM बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके कंपेरेटिव ये RPM बहुत कम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपको अभी बेसिक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी नेम प्लेट हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे बाकी और इक्विपमेंट के नेम प्लेट और उसका जो सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।